नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की नई चुनौती की। इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब भी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए प्रयास किया जाता है। दिल्ली सरकार की ओर से कदम उठाए जाते हैं, केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाए जाते हैं, तब ये देखने में आया है कि एक हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन है जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जब पंचायत के चुनाव हुए सफलतापूर्वक, तो पंचायत के सदस्यों को निशाना बनाया गया। कई पंचायत सदस्यों की हत्या वहां कर दी गई। आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो, ये क्यों नहीं चाहता? ऐसा तबका कौन है इसके पीछे लोग? इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कारण है जम्मू कश्मीर में रह रहकर जो हत्याएं की जाती हैं? खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू सिंह जी। आरती जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद जी से। वैद जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर और हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब से। अता हसनैन साहब, आपका भी स्वागत है और बात समझने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत खजूरिया जी से। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, शुरुआत आरती जी मैं आपसे करूंगा। जैसा मैंने कहा कि जब भी परसिमन आयोग की रिपोर्ट की बात होती है, अब तो परसिमन आयोग ने अपनी सिफारिशें भी दे दी, उसके बाद एक सिलसिला देखने में आ रहा है कि हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर क्यों? कौन नहीं चाहता है कि जमीनी स्तर पे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो? इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 2019 में 5 अगस्त को जो ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया था, उसका ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ और उसका बिल्कुल सिग्निफिकेंस जिसको कहते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या था? उसका सिग्निफिकेंस ये था कि 70 इयर्स में, 75 इयर्स में पहली बार भारत ने एक क्लियर एक मैसेज भेजा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि हम कश्मीर प्रॉब्लम फाइनली पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली जो है इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन की उन्होंने गुंजाइश नहीं रखी। जो भी राजनीति की जा रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था या पॉलिटिकल ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, पीडीपी, उन लोगों की जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी उसका एक जवाब था। सेपरेटिस्ट जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी उनको एक जवाब था, पाकिस्तान को एक जवाब था। अब उससे कई सारे लोग तो बौखला गए हैं और बौखलाना उनका जायज़ ही बनता है, क्योंकि उन लोगों ने खून की राजनीति खेली है। उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो आतंकवाद है कश्मीर में, उससे उनको काफ़ी मुनाफा हुआ और ये जो इंडस्ट्री एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन गई थी, एनसी, पीडीपी, पाकिस्तान और कई सारे इनके जो एजेंट्स बैठे थे कश्मीर में, उनको बहुत नुकसान पहुंचा। दुकानें इनकी बंद हुई। वो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका इन सबको दिया और इनके जो एलाइज है पूरी दुनिया में है, इनके एलाइज यूएस में भी है, इनके एलाइज यूके में भी है, जेकेएलएफ का एक ब्रांच यूके में भी है, यूएस में भी है। इनके जितने भी गुलाम नबी फाई से लेकर काठवारी को लीजिए, जितने भी लोग थे डायस्पोरा, कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा, जो ये पाकिस्तान का एजेंडा पिछले 75 साल से चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। अब उसकी वजह से ये हुआ कि वो बौखला गए और उनको लगा कि ये तो कश्मीर तो उनके हाथ से गया, और उसकी वजह से उन लोगों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तभी आप देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स, बिहारी लेबरर, कोई और लेबरर, कोई भी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो निशाने पे है। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले कई कदम उठाए गए, आप देख लीजिए, जेकेएलएफ को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, टेरर नेटवर्किंग का जो फंडिंग है उस पे उन्होंने क्रैकडाउन किया। उसकी वजह से जितना भी वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो लोग अभी इतने डेस्परेशन में है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि वो लगातार अटैक करेंगे। अब ये देखना है कि भारत सरकार जो है इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम लेने के बाद क्या वो डर के
बैठ जाती है जी। कि वो मुकाबला करती है इन सारे फोर्सेस का, इन सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का। जी, बिल्कुल। निशिकांत जी, मैं बात आपसे भी समझना चाहूँगा जी। क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में शांति और विकास के साथ जल्द चुनाव हों, जी। राज्य को उसकी चुनी हुई सरकार मिले। लेकिन जब भी इस दिशा में बढ़ा जाता, मैं ये सवाल ये लोकतंत्र की दृष्टि से उठा रहा हूँ, क्योंकि सरकार भी चाहती है और जम्मू कश्मीर में देखने में आया है कि आम नागरिक भी चाहता है, जिस तरह डीडीसी के चुनाव वहाँ पर कराए गए और लोगों की उसमें भागीदारी हुई, कि आम आदमी चाहता है कि उसकी भागीदारी प्रशासन के फैसलों में हो, सरकार के फैसले में हो। लेकिन देखने में ये आया है कि जब भी इस तरह की एक प्रक्रिया शुरू होती है, तब आतंकवादी अपना खेल शुरू कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मनोज जी, आरती जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम जो जंग पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं और ये इसमें बड़े सारे एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी जो है वो पिछले 3 डिकेड से चली आ रही है और हालाँकि इसका देखा जाए तो इसकी बैकग्राउंड भी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 3 डिकेड से हम लगातार एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और प्रॉक्सी वार इसमें बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, शायद वो किसी और के हाथ में खेल रहे हैं। उनको उन लोगों को अपने साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो एक गन कल्चर जो जहाँ पर जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है पिछले 89 से, उस गन कल्चर को ख़त्म करना जब भारतीय गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसको बहुत हद तक उन्होंने कंटेन किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सक्सेसिव गवर्नमेंट कोई भी रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश रही है कि किसी तरीके से इस मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए और आम लोगों को इसमें अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन और इसमें एक बहुत बड़ा जो था, एक वो सबसे बड़ा एक हर्डल जो था जिसको समझा जाता था, वो था 370। जी। लेकिन उसकी एब्रोगेशन के बाद ये समझा गया शायद कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो एक सीक्वेंस जो था वो देखा गया। इसमें चाहे वो मिलिटेंसी की बात हो, लोगों को एक मिलिटेंसी को ख़त्म करने की बात हो, चाहे इसमें वो लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात रही हो, लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाने के डीडीसी इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, ये सारी चीज़ें जो थी हमें जहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी वो एलिमेंट जो कि अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं, जहाँ जो कोई और दूसरी जगह पर बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जम्मू कश्मीर में अमन वापस आए, जी। तो उन लोगों की हमेशा से कोशिश रहेगी। अभी आपने रिसेंट किलिंग की बात की, जहाँ रिसेंट किलिंग जो है वो सिविलियंस की किलिंग जिनका कि कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, लेकिन सिविलियन किलिंग जो है वो ज़्यादा कंसर्न इसलिए है कि अभी हमने देखा कि अभी सिर्फ हम 370 खत्म होने के बाद की बात करें, अभी तक 14 सिविलियन जो हैं वो मारे मारे जा चुके हैं कश्मीर जी। घाटी में, जी। इंक्लूडिंग सम कश्मीरी पंडित और बाहर के लेबर भी जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ये सिविलियन किलिंग जो है वो पहले भी होती रही हैं और ये आई फेयर की ये लास्ट होगी ये, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम आप पीछे नहीं हट सकते। जम्मू कश्मीर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ये पहले इस्टेब्लिश हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया, पूरा भारत इसके जी। साथ जुड़ा है और जी। इसके लिए मिलिटेंट्स की तरफ से जितनी भी कोशिश होंगी उनको नाकामयाब करना जो है वो गवर्नमेंट का फर्ज है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लगातार जुटी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार जुटी हैं। जी। लेकिन इसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हमें कोई ना कोई एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी जी, पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल निशिकांत जी, सरकार की जो पहल है और सुरक्षा बलों की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, उसके चलते आतंकवाद में कमी भी देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। वैद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को। ठीक है, आतंकवाद एक समस्या है और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है जम्मू कश्मीर में, यह भी हर कोई जानता है। सुरक्षा बलों ने किस तरह बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को मारा है, यह भी अपने में एक बड़ी संख्या है। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत सरकारी नौकरी करने के लिए 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी लौटे। जो कश्मीरी नागरिक हैं वो वहां पर आराम से नौकरी करना चाहते हैं, जो सरकार की नौकरियां हैं, अपना काम धंधा करना चाहते हैं। लेकिन आतंकवाद उसके पीछे, और एक तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे आगे बढ़ाना सरकार चाहती है, जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तब इस प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, देखिए, ऐसा है कि 3 ऐसे एरियाज हैं जो तो भारत सरकार की जो नैरेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है कि हालात हम बेहतर कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली हिट करती है। वो है जो
सिविलियन टारगेटेड किलिंग, जिसमें कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, जी। क्यों उनका पुनर्वास भारत सरकार सीरियसली चाहती है, और अगर आप उनको उनमें डर का माहौल पैदा करें तो वो वापस नहीं आएंगे। तो ये डायरेक्टली जो एक प्रक्रिया है भारत सरकार की, उसको हिट करती है। दूसरा, लेबर को टारगेट इसलिए किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एक डेवलपमेंट से पूरा नक्शा बदला जाए, जी। उसको एक जो डेवलपमेंट पुश दिया जा रहा है उसको हिट करती है। अगर लेबर भाग जाएगी, लेबर वहां इनसिक्योर फील करेगी, तो उस आप डेवलपमेंट एजेंडा को आगे नहीं ले सकते। इसी तरह जो पंचायत के इलेक्शन किए और पंचिस सरपंचिस या बीजेपी के जो जी। कार्यकर्ता हैं, उनको हिट करने से आप एक ये फीलिंग फैलाने की कोशिश करते हो कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जब रूलिंग पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आप समझे कि जो पार हैंडलर हैं इसको चलाने वाले, वो समझते हैं कि ये 3 ऐसे एरियाज हैं जो एक जब 370 हटाया गया, 35 हटाया गया, उनके पांव से जमीन निकल गई, और वो अब उस जो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, हुर्रियत डिसहरे हो गया, डेवलपमेंट पुश दिया जा रहा है, और जो नॉर्मलसी के साइन आ रहे हैं, आपका हवाला मनी को चेक किया गया, बहुत सारे मेजर्स, मैं उनको रिपीट यहाँ करना नहीं चाहता। वो सारा कुछ जो नैरेटिव था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हिट करने के लिए ये 3 एरियाज टारगेटेड, जो इन्होंने एक रणनीति को बदला पिछले 6-8 महीनों में हैंडलर्स ने, कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न है। आप एनकाउंटर्स में आदमी खो रहे थे, हथियार खो रहे थे, आपका कार्डर्स कम हो रहे हैं, वेपन्स की कमी हो रही है। यहाँ आपका ना आदमी जाता है ना वेपन जाता है, और इसका डर उससे ज्यादा कई गुना जाता है। आप यहाँ 2 आदमी आए, राहुल भट्ट तहसील में काम कर रहा है, उसका आइडेंटिफाई किया, उसको शूट किया, आप देखिए बवाल कल से कैसा मचा है। तो लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न इसमें मिलता है। तो जो हैंडलर्स हैं उनकी रणनीति को हमें समझना है, और मैं समझता हूं इसको काउंटर करने के लिए हमें पूरी एक प्लानिंग करके इसको लागू करना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज था जिसकी बात आपने की, 2012 में जब इसको लागू किया गया, उसमें कुछ चीजें प्रिज्यूम की गई। उसमें यह था कि जो सीटें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का हिस्सा बनता है, वहां कश्मीर वैली में उनको उनके अगेंस्ट लगाया जाए, उनको एक अच्छी नीयत के साथ सोचा गया, उनको लगाया जाए, उनको वहां नौकरी दी जाए, वो लोगों के साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ मिक्स होंगे, इस नीयत से किया गया। लेकिन उसमें ये प्रिज्यूम किया गया कि हर दफ्तर प्रोटेक्टेड होगा, उनका जहां रहने वाली जगह प्रोटेक्टेड होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 3-4 हजार कश्मीरी पंडित वहां काम कर रहे हैं, तो सबको सिक्योर अकोमोडेशन नहीं मिली हुई है, और बहुत सारे किराए पर रहते हैं, और जो उनको किस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं दफ्तर, हर दफ्तर प्रोटेक्टेड नहीं है, हजारों के तादाद में दफ्तर है। अगर यही राहुल भट्ट जो है बडगाम में शेखपुरा में रहता है, वो प्रोटेक्टेड है, अगर ये डिप्टी कमिश्नर बडगाम के ऑफिस में होता तो इसको शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड था। और बीच में जो किस तरह से ये आते हैं, इसके लिए फुल प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई राहुल मैं इसको इसीलिए समझना चाहता हूं, इसीलिए इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। सैयद अता हसनैन साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ शांति के लिए प्रयास होता है, विकास के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, व्यवस्था वहाँ सरकार बने, चुनाव वहाँ पर हो जल्द, ये भी सरकार की मंशा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। स्कूल शिक्षक की हत्या कर देना, सरकारी कर्मचारी की हत्या कर देना, जो भी कश्मीर का विकास चाहता है, जम्मू कश्मीर का विकास चाहता है, उसको टारगेट करना, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज साहब, देखिए, एक तो आपका पैनल, इतना हाई पावर पैनल आज आपने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है कि इनके साथ सहमत होना ही है, और कुछ तो कह नहीं सकता हूं मैं जी। तीनों ने शुरुआत की, आदित्य टिप्पू जी ने बिल्कुल सही, उन्होंने पूरा बैकग्राउंड उसका दिया है, ठीक है। निशिकांत साहब ने पूरा इसका एक्सप्लेन किया है, पॉलिटिकली
socially or from a security angle, the whole thing has been explained. बहुत brilliantly explained किया है वैद साहब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए इस तरह के खेल में ये हाइब्रिड वॉर जो होती है, जो पिछले 30-32 साल से लड़ी जा रही है, जी इसमें मौके ढूंढे जाते हैं। जो आपका दुश्मन है वो मौके ढूंढ रहा है। डीप स्टेट है पाकिस्तान का, उस पार आईएसआई है, उसके पार पाकिस्तान की आर्मी है। वो उन्होंने ये खेल चलाया है 1989 से, उससे पहले भी मौके ढूंढते हैं। और वो मौके होते हैं कि अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखें, अपनी अपनी खासियत कैसे बनाए रखें इस पूरी सिचुएशन में। सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट्स को सिलेक्ट करके, इसके अंदर बिल्कुल सही कहा वैद साहब ने कि लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई आउटपुट जिसके लिए मिलता है, तो वो आपका चलता रहेगा। आप चाहे आर्मी डबल कर दें, जम्मू कश्मीर पुलिस डबल कर दें वैली के अंदर, ये मौके तब भी आते रहेंगे इस प्रकार से, क्योंकि गलतियां इधर उधर तो होती ही रहेंगी। इसका एक इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि इसकी सिक्योरिटी की जो ओनरशिप है ये पुलिस और आर्मी के हाथ में नहीं, इसकी जो सिक्योरिटी की ओनरशिप है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में लेनी चाहिए। दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम, ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है, इसको बनाया जा रहा है इनटू अ ह्यूज सिक्योरिटी इशू, प्राइमरीली फ्रॉम पाकिस्तान के जरिए की तरफ से ये हो रहा है। इसके लिए आपको सोशल मूवमेंट, मीडिया के साथ, और जब तक पॉलिटिकल कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं नहीं समझता हूं कि कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। जी आपने देखा अक्टूबर पिछले साल से, जब से अफगानिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, 3 महीने के अंदर शुरुआत हो गई यहाँ पर। पहले तो वो पीर पंजाल के उस पार हिल काका में ऑपरेशन शुरू हो गए, और उसके बाद आपने देखा कि टारगेटेड माइनॉरिटी किलिंग्स। क्यों? क्योंकि सबसे आसान टारगेट, नेटवर्क्स भी नहीं आपको चाहिए। नेटवर्क्स तो हमने ज्यादातर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्यादातर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जी। इसके लिए नेटवर्क भी नहीं चाहिए आपको, 2 आदमी चाहिए, 2 हथियार चाहिए, वो जाकर जिस प्रकार से ये एक्शन किया है राहुल भट्ट के खिलाफ वो हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा वैद साहब ने। इस वक्त क्या तरीके ढूंढने पड़ेंगे हमको ताकि वो गलतियां ना हो। जी मैं 2011 में वहीं था जब जी। ये पूरा विसू का कैंप बना था, शेखपुरा का कैंप बना था, मैं था। मैंने भी सहमति दी थी कि हम इसके लिए सिक्योरिटी के लिए प्रोविजन करेंगे पुलिस के साथ मिलकर। मगर पुलिस और आर्मी क्या कर सकती है जब आप किसी को बदगाम डीसी ऑफिस से लेकर और चडूरा पोस्ट कर दोगे, तो नेचुरली माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी है वो बैठा चडूरा में अकेला आइसोलेट हो गया। इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। ये टैक्टिकल गलतियां हैं, मगर हमको जो स्ट्रेटेजिक तरीके ढूंढने हैं इसके लिए वो है थ्रू ओनरशिप। जी मैं अभी भी समझता हूं कि कश्मीर के अंदर कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अभी तक ओनरशिप, सिक्योरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स की ओनरशिप नहीं ली है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ज्यादा और काम। जी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आरती जी अता हसनैन साहब ने कहा है कि अगर हम बात शांति की करते हैं, विकास की करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी है उसको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। जो सिविल सोसाइटी की हम बात करते हैं उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी को आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। सुरक्षा बल अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। आतंकवादियों के बड़े बड़े नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए हैं वहां पर, चाहे पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हों। देखिए बिल्कुल ये जनरल हसनैन ने सही कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है कश्मीर की, सिविल सोसाइटी जो है कश्मीर की, उन्होंने 30-35 साल में एक बार भी ऐसी कोशिश नहीं की वो कलेक्टिवली आके वो कश्मीरी पंडितों को एश्योर करे कि वो सिक्योर है। और सबसे बड़ा कारण ही जो जेनोसाइड का हुआ 1990 में, नरसंहार का कारण जो हुआ कि जो ट्रस्ट है जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच में था वो टूट गया, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम्स कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए नहीं आए। और पिछले 32 साल में कश्मीरी मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा तबका, जिसका कारण मैं मानती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स और पीडीपी की पॉलिटिक्स, एक बहुत बड़ा तबका जो है हुर्रियत के साथ एसोसिएटेड, पीडीपी, एनसी के साथ, उनका ये मानना रहा है कि कश्मीरी पंडितों को तो किसी ने नहीं भगाया, वो तो खुद ही भाग गए। तो ये जो एक डिनायल की जो हिस्ट्री रही है कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी में, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इससे सबसे बड़ा एक पहलू ये एक पहलू है। लेकिन निशिकांत जी मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को कि अगर राज्य में शांति विकास आपको लाना है तो जो राजनीतिक एक प्रोसेस है
जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी की हत्या करते हैं, अगर आप जब भी अभी परसिमन आयोग की रिपोर्ट सिफारिशें आई सामने, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई और जो जम्मू कश्मीर में कुछ नेता हैं उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए। अगर राजनीतिक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा और इस प्रकार की हरकतें होंगी तो राज्य का विकास कैसे होगा? लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो था वो पहले भी जहाँ पर जम्मू कश्मीर में चलता रहा। 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई, लेकिन 96 के बाद से जहाँ पर लगातार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो रही है। और इस दौरान हमारी 4 सरकारें रही। इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और 2 बार मिली-जुली सरकार रही, कांग्रेस के साथ रही, पीडीपी कांग्रेस की रही, और इवन की बीजेपी पीडीपी की सरकार हम लोगों ने देखी। लेकिन ये किलिंग जो थी वो कहीं खत्म होने को देखने को नहीं मिली। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। हालांकि कहीं कहीं ऊपर नीचे जो था वो इसमें वायलेंस में कमी आई, कई बार को थोड़ा तेजी देखने को मिली। लेकिन ये मैंने जैसे पहले वो कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से एक लगातार ये सोच थी, शायद ऑल ओवर इंडिया में सोच थी, एक मिnority कम्युनिटी की सोच थी। जम्मू कश्मीर में लोगों को लगता था कि शायद एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, इसको हटाने के बाद कहीं सिचुएशन में नॉर्मल सी देखने को मिलेगी। लेकिन वो नॉर्मल सी नो डाउट देखने को मिली है, लेकिन वो पूरी तरह से नॉर्मल सी रिस्टोर जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती जब तक, जैसे कि अता हसनैन साहब ने कहा, कि जब तक ये मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो लोगों को अश्योर ना करे, वो उसका एक प्रोएक्टिव रोल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी कुछ एक कंपल्शंस हैं। जी। कश्मीर घाटी में ऐसा नहीं है कि हिंदूज की हत्या हुई है या खाली कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। इसमें बहुत सारे मुस्लिम मारे गए हैं, जो भी नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, जो भी उनको लगता है कि उनको मिलिटेंट्स को लगता है, टेररिस्ट को लगता है, जब पाकिस्तान को लगता है कि ये लोग हमारे लिए ऑब्स्टेकल हैं, जो हमारी जो मुहिम है उसमें ऑब्स्टेकल हैं, तो उन्होंने उन लोगों को मारा। और बहुत सारे मुस्लिम जो नेशनलिस्ट मुस्लिम जो है वो मारे गए हैं, हमारे पुलिस के अफसर मारे गए हैं, सिविलियन मारे गए हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को एक लॉन्ग रन स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी, नो डाउट मेजॉरिटी कम्युनिटी को साथ में जोड़ना पड़ेगा, लोगों में एक सद्भाव होगा, तो तभी हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस अपने घर जा सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो कश्मीरी पंडितों की एक डिमांड है कि एक सेपरेट होमलैंड की, तो उसे भी कहीं न कहीं कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर कश्मीरी पंडितों को वापस जाना है, आपने उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज रखा, आपने उनको वापस ले गए, लेकिन आप हर जी। आदमी को अता सिक्योरिटी हसनैन मुहैया साहब, नहीं करवा सकते। अता वहाँ पर हसनैन साहब, शांति विकास के लिए सरकार ने 370 हटने के बाद तमाम कदम उठाए हैं। खुद हमने भी देखा कि बात चाहे गांव की हो या बात घाटी की हो, विकास के लिए तमाम निवेश कैसे आए वहां पर, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोग जम्मू कश्मीर के लोग आत्मनिर्भर बने, इस पे सरकार का पूरा फोकस रहा है। सरकार ने तमाम तरह से बदलाव करने की कोशिश की है, वो चाहे कानून के माध्यम से हो या शांति व्यवस्था बनाए रखने की वजह से हो। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो प्रयास किए हैं सरकार ने, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और राज्य सरकार ने भी, वहां पर वो बहुत बेशुमार किए हैं उन्होंने। उसका असर तो अभी अगले कुछ सालों में हमको मिलेगा, क्योंकि 2 साल तो हमारे निकल गए पैंडेमिक में, उसके अंदर ऐसे भी हमको नजर नहीं आया कि इसका असर क्या असलियत में हुआ है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर जो असली मसला जो आता है वो है कि जहां जहां आपका प्रोग्रेशन भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रही है, सोशल प्रोग्रेस भी हो रही है, और साथ साथ सिक्योरिटी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस पूरे स्थिति को, पूरे हालात जो है इनको पीछे खींचा जाए और दोबारा एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनाया जाए। ये टसल जो है, ये लड़ाई जो है, ये चलती रहेगी अभी, क्योंकि ये कोई छोटी ये लड़ाई आज या कल खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म लड़ाई है। ये चुनौतियां बनी रहेंगी। जैसे वैद साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमको इसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी बनी हुई है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो आउटरीच अभी सरकार कर रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, बहुत बढ़िया वो कर रही है आउटरीच। कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो बाहर आए थे, सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करते थे, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसका एक्सप्रेशन चलता। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं, मगर इसके अंदर बहुत और बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे साहब, अगर मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूं कि पिछले कुछ अरसे में बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए हैं, एक प्रकार से मैं कहूं तो नेटवर्क ध्वस्त हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रह रहकर
कुछ घटनाएं सामने आती हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश की जाती है घुसपैठ की। हाल फिलहाल में भी कुछ घटनाएं सामने उभर के आई हैं। आप कैसे देखते हैं आज की तारीख में, अगर मैं आतंकवाद की बात करूं, क्या स्थिति है इस समय? अब साफ तौर पर देखने पर लगता है कि कमी तो आई है घटनाओं में। आप कैसे देखते हैं? हालात में बहुत आप किसी भी पैरामीटर को लीजिए, बहुत सुधार आया। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, टेरर फंडिंग बंद कम हो गई, आपका जो हर बात पे बंद काल होते थे हुर्रियत, वो सारा डिसहरे हुआ। बहुत सारे आप कितने मैं रिपीट करूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मेरे घर में खराबी है, गड़बड़ है, तभी पड़ोसी मेरा फायदा उठाता है। तो हम आज अब टाइम आया है हमें ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करने का। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारे कदम लेने हैं कि लड़के और टेररिज्म, अगर मैंने 200 टेररिस्ट इस साल मारा, अगले साल 200 फिर पैदा कैसे हो जाता है? तो हमने क्या कदम लिए कि उनको रोका जाए ताकि और लड़के टेररिज्म ना ज्वाइन करें। मदरसा चलते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उनमें क्या टेरर फैक्ट्री है? क्या वो टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं या प्योर इस्लाम की पढ़ाई करवा रहे हैं? वो देखने की जरूरत है। अभी भारत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की इतनी बढ़िया, उसको लागू करने की जरूरत है। आपको पूरी सोसाइटी को, मैं कहता हूं सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पे छोड़ने के बजाय पूरी गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स, हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन है। कितनों ने रिसर्च की, पीएचडी आप कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, कितनों ने कोशिश की जेन्युइन कि क्या कारण है कि बच्चे टेररिज्म ज्वाइन करते हैं, और उन कारणों को रोकने के लिए क्या हमने कोशिश की। तो मैं समझता हूं इन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चे टेररिज्म में ज्वाइन ना करें। तभी हम पाकिस्तान का ये जो प्रॉक्सी वार है, इसको हम डिफीट कर सकते हैं। अब हमें फोकस इस तरफ करना बहुत जरूरी है और ओवरऑल पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। सोशल लीडर, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर। वैसे साहब, एक बड़ा बदलाव तो देखने को जम्मू कश्मीर में मिला है। आपने जिक्र किया कि कुछ बच्चे अगर आतंकवाद की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के बच्चे ऐसे भी हैं जो भारत की फौज में शामिल होना चाहते हैं, भारत की फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होकर अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं। ऐसी भी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से रह रहकर, सकारात्मक तस्वीरें, पॉजिटिव तस्वीरें सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे खेल में भी इस समय बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है आरती जी, जब जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा, जो मैं कह रहा हूं कि परसिमन आयोग की रिपोर्ट के बाद इस तरह की हत्याएं सवाल जरूर खड़ा करती हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। आप चारों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।